औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको सेकंड ईयर चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मीन हीट एंड डायनेमिक्स मीन मोशन। ठीक है ना। तो अब यहाँ किस चीज़ की मूवमेंट की, किस चीज़ के मोशन का तस्करा होगा, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो पूरा चैप्टर है ये गैसियस स्टेट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो भी वर्क करेंगे यानी जो मोशन होगा वो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। यानी कंटेनर है एक हमारे पास, कंटेनर के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है हीट की वजह से, थर्मो मीन हीट एंड डायनेमिक्स में मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब कि हीट की वजह से गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोशन प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। एंड इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी द ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। 1843 के अंदर जेम्स जूल, जो एनर्जी का यूनिट भी है जूल, और उसने जो है सही से एक्सपेरिमेंटली जो है इसको प्रूफ करवाया। अच्छा, इसका स्टेटमेंट है कि इफ़ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी, देन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन सेम। यानी हीट एनर्जी अगर किसी और फॉर्म में चेंज होती है, कोई और फॉर्म हीट एनर्जी के अंदर चेंज होता है, तो दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमने आपको डेफिनेशन बताई थर्मोडायनेमिक्स की कि हीट एनर्जी ट्रांसफर इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी। ठीक है ना। अब इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज डेट एक कंटेनर हमने जो है वो सपोज किया। अब देखो, अगर ये चीज़ आप समझ लें तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का इस वक्त जो मैं आपको फर्स्ट लॉ करवा रहा हूँ और उसकी एप्लीकेशन ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर को ये हमने यहाँ से, इसका पिस्टन है कंटेनर का। वैसे जैसे कल भी मैं आपको बता रहा था, ये पिस्टन इस तरह मूवेबल होता है। ये बेस है। तो सपोज दैट कंटेनर जो है हमारे पास और जो गैसियस मॉलिक्यूल से जो है वो फिल हुआ है। अब डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर इनटू द सिस्टम। ठीक है। डेल यू इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये टर्म्स हमने याद रखनी है। तो डेल क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर इनटू द सिस्टम, डेल यू इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगा तो हीट प्रोवाइड करने के बाद लाजमी बात है, गैसेस जो हैं जैसे प्रेशर कुकर के अंदर होता है, तो गैसेस जब मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, तेज़ मूव होंगे। जब तेज़ मूव होंगे तो ये इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर मूव हो जाएगा। तो ऊपर मूव होगा तो हम कहेंगे कि डेल डब्ल्यू यहाँ पे वर्क परफॉर्म हुआ है। ठीक है ना। तो इफ़ डेल क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डेल यू इज़ द इंटरनल एनर्जी, और जब आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो डेल डब्ल्यू इज़ द वर्क। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, द चेंज ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, इट इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम। This is called the equation of the first law of thermodynamics, and this equation is called first law of thermodynamics. अगेन इस बात को समझें, एक सिस्टम हमारे पास है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो भी है इट इज़ कॉल्ड डेल यू, और इसको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं डेल क्यू, और जो वर्क हुआ है वो डेल डब्ल्यू। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन राइट द डेल क्यू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, इट इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ change in internal energy and work performed by the system. So this is called first law of thermodynamics. यानी this equation, ये equation first law of thermodynamics है। ठीक है ना भाई, क्लियर ये चीज़। अब आगे चलें। अब इसकी एप्लीकेशन है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको एप्लीकेशन बताता हूँ मैं इसकी, क्योंकि मिटाते नहीं है, आगे आते हैं। अब इसकी पहली एप्लीकेशन, हमारे पास 4 एप्लीकेशन है। एक हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस, दूसरी हमारे पास है आइसोहेरिक प्रोसेस। इसे कॉरिक लिखते हैं, हेरिक पढ़ते हैं। हमारे टीचर हेरिक पढ़ते तो हम भी हेरिक पढ़ते हैं, आप कॉरिक पढ़ना चाहे पढ़ लें, मसला नहीं है, स्पेलिंग आनी चाहिए। आइसोहेरिक प्रोसेस। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास है आइसोथर्मल, क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है।
ये 4 प्रोसेस हमारे पास हो गए, आइसोबैरिक, आइसोहेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ठीक है ना। अब पेपर में हमारे यहाँ हमारे पास किस तरह आता है, सवाल इस तरह आता है, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड एक्सप्लेन, या तो आपको चारों दे देगा या एनी 2, या आपको नाम लिख कर दे देगा कि आइसोबैरिक को डिफाइन कर दें, आइसोथर्मल को कर दें, आइसोबैरिक को कर दें, एडियाबैटिक को कर दें। सबसे थोड़ी सी लॉन्ग जो है ये तो छोटी छोटी सी हैं, आइसोबैरिक में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब इनकी डेफिनेशन क्या है, सच अ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, सच अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोहेरिक प्रोसेस, सच अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, और सच अ प्रोसेस नाइदर एनर्जी एंटर नॉर लीव फ्रॉम द सिस्टम दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये कैसे याद करेंगे, देखें इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये तो लाइन से नाम आपने याद कर लिए हैं, आइसोबैरिक, आइसोहेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। अब हमारे पास इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू NRT, ठीक है ना। अक्सर लोग इसे ऐसे नहीं पढ़ते ना, ऐसे BV इज इक्वल टू NRT, ठीक है ना। PV इज इक्वल टू NRT, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मिटा दें, R क्या है, गैस कांस्टेंट, मिटा दें। ये 3 चीज़ें काम की हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है ना। सच अ प्रोसेस इन विच पहला वाला कांस्टेंट इज कॉल्ड पहला वाला, सच अ प्रोसेस इन विच दूसरा वाला कांस्टेंट इज कॉल्ड दूसरा वाला, सच अ प्रोसेस इन विच तीसरा वाला कांस्टेंट इज कॉल्ड तीसरा वाला, ठीक है ना। और जिसमें एनर्जी नाइदर एंटर नॉर लीव फ्रॉम द सिस्टम, ना एनर्जी आएगी ना जाएगी, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। तो ये बात याद रहेगी ना PVT से, और PVT भी कर लेना तो वो आपको डायरेक्ट याद रह जाएगी। अब ये आइसोबैरिक स्टार्ट करते हैं, आपको इसको ड्राइव करवाता हूँ मैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस की डेरिवेशन किस तरह होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है ना। अब अगेन मैं इसके ऊपर वापस आ जाता हूँ। कंसीडर अ सिस्टम, डेल क्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर इनटू द सिस्टम, और डेल यू, बेटा गेट क्लोज कर दो, डेल यू इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, ये सारी वर्डिंग आपने लिखनी है कि हीट प्रोवाइड टू द सिस्टम, देन मॉलिक्यूल्स प्रेशराइज द पिस्टन एंड पिस्टन मूव अपवर्ड, ठीक है ना, एंड कवर द डिस्टेंस D। पहले पिस्टन हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, इस जगह पर, इस पोजीशन पर मौजूद था हमारे पास पिस्टन। जब मॉलिक्यूल्स ने, हमने इसे हीट प्रोवाइड करी तो तमाम मॉलिक्यूल्स ने हीट गेन करी, और जब भी मॉलिक्यूल चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो गेन करते हैं तो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, और जब वाइब्रेट करते हैं तो तेज़ मूव करते हैं, और उसके बाद पिस्टन, ये वॉल तो जो है फिक्स है, ठीक है ना, ये मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है इसका। जब इसके ऊपर ये होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, जब ये ऊपर आ जाएगा तो गैस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D। अब हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट, यानी वर्डिंग लिखने के बाद हम जानते हैं वर्क जो होता है F.S होता है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, वर्क होता है F.S। अब यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस कितना है, D। पिस्टन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, D। तो मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू F.D, ठीक है। अब मैकेनिक्स पढ़ रहे होते तो F इज इक्वल टू MA कर देते। अब ये हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स होता है गैसियस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हम प्रेशर का जिक्र करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एज वी नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे भूल गई, सही है ना। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, फोर्स, तो मैं फोर्स सेपरेट कर देता हूँ, एरिया ऊपर ले आता हूँ, तो ये PA मेरे पास सेपरेट हो गया और ये बन गया फोर्स। तो यहाँ फोर्स की जगह पुट कर दूँ, ठीक है। देखें भाई, फोर्स की जगह पुट करते हैं इसको, तो W इज इक्वल टू F की जगह आ गया PA डॉट, और ये हमारे पास है डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा भाई, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और D होता है डिस्टेंस, तो ये भी मीटर में होता है। ये 2 मीटर और 1 मीटर, कितने मीटर होगा, 3 मीटर। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो हम ये बात जहन में रखें कि वॉल्यूम हमारे पास जो होता है वो एरिया इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह क्या पुट हो जाएगा, वॉल्यूम। तो W इज इक्वल टू PV, ठीक है। अच्छा, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। तो अगर मैं दोनों साइड चेंज लूँ, यानी डेल लूँ, डेल का मतलब चेंज, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है,
तो डेल आएगा W के साथ और डेल आएगा V के साथ, V के साथ। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है उसके साथ नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये मेरे पास वर्क आ गया जो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल W? आप कहेंगे सर P डेल V। P डेल V। तो यहाँ डेल W की जगह क्या वैल्यू पुट करूँ? P डेल V। तो पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल W इन अबव इक्वेशन। तो डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ये हमारे पास सबसे बड़ी इक्वेशन है जो चारों प्रोसेसेस में है। फिर देख लें हमने कैसे किया। ठीक है, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। हमने कहा कि डिस्टेंस कितना कवर किया है जब मॉलिक्यूल ने फोर्स अप्लाई करी और पिस्टन ऊपर मूव हो गया, तो डिस्टेंस इज G। तो वी आर रिप्लेसिंग द S बाई D and we know that the formula of pressure, क्योंकि we want to replace the force। ठीक है ना, तो हमने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है, ये को यहाँ शिफ्ट किया तो फोर्स हमारे पास PA हो गई। इसको पुट इन अबव किया हमने, यहाँ लिखेंगे पुट इन अबव, ये यहाँ आ जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू F की जगह आ गया PA और डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्टेंस। फिर हमने कहा डिस्टेंस एरिया इंटू डिस्टेंस जो है वो वॉल्यूम बन जाता है। तो इसकी जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया, वॉल्यूम रिप्लेस कर दिया। फिर हमने चेंज लिया, क्योंकि ज़ाहिर है एनर्जी चेंज हो रही है, हर वर्क चेंज हो रहा है। तो क्योंकि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, तो W के साथ डेल आ गया और V के साथ आ गया। तो फिर हमने इक्वेशन यूज़ करी यूजिंग द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल Q इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम। तो डेल W की वैल्यू हमने पुट करी, तो डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक ये हमारे पास आइसोबैरिक की इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, क्लियर। अब दूसरी करते हैं आइसोहेरिक की। आइसोहेरिक की करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आइसोहेरिक प्रोसेस, सच अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अगर ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो पिस्टन मैंने लगाया है वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा? ये पिस्टन मेरा लगा हुआ है, ये अभी मैंने आपको बताया कि अभी जब हमने इसे हीट किया तो मॉलिक्यूल्स ने इसे ऊपर पुश कर दिया तो डिस्टेंस कवर हो गया। पहले वॉल्यूम इतना था, जब डिस्टेंस कवर हुआ तो वॉल्यूम चेंज हो गया। तो अगर देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस कवर नहीं होगा। तो इट्स मीन दैट कि ये पिस्टन यहाँ से लॉक हो जाएगा, जैसे कुकर बंद होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि कुकर ऊपर मूव होना शुरू हो गया, है ना, आपने उसे लॉक किया हुआ होता है। तो इन प्रेशर कुकर द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो प्रेशर कुकर में कह देते हैं अम्मी खाना पका रही हूँ आइसोहेरिक प्रोसेस पे मैं सही है ना, कुकर बंद है, यहाँ पर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट है। तो अब अगर ये मेरे पास वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट है तो मेरे पास डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं होगा। तो कितना होगा? 0। जब 0 होगा तो ऊपर पुट करूँ W इज इक्वल्स टू F डॉट 0। F 0 जा 0, टेकिंग चेंज बोथ साइड, डेल W इज इक्वल्स टू 0। तो वर्क हुआ ही नहीं। तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल W इन इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, तो डेल W क्या है? 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0, 0 की कहानी 0, 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइसोहेरिक प्रोसेस, या दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोहेरिक प्रोसेस इक्वेशन। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? क्लियर ये चीज़? अच्छा भाई, फिर थर्ड वन हमारे पास है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस से जब हम करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मैं कैसे करूं? हीट तो हमने देनी है,
और हीट तो कंटिन्यूसली अंदर आ रही है, वरना काम ही नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, मैं ऐसे मिसाल देता हूँ, ये इस वक्त हमारे पास रूम में तकरीबन हम कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब नॉर्मली सपोज़ कर लें गर्मियों का सीज़न है, तो ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोग भरते जाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स आते जाएंगे, तो गर्मी होती जाएगी। लेकिन अगर मैं ये मूवेबल दीवार हो, अगर वॉल मेरे पास मूवेबल हो, जो पता नहीं दुनिया में शायद कहीं होती हो, तो वैसे तो मूवेबल फ्लोर बनाए हुए हैं अब दुबई में, पूरी फ्लोर घूम रहे होते हैं, 50 मंजिला बिल्डिंग है, सारे फ्लोर घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर लोग एंटर होते जाएं, बच्चे एंटर होते जाएं और दीवार खुलती जाए, तो फिर जो है गर्मी नहीं होगी, ऐसे ही होगा ना, तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर लोग भरते जाएं और अगर स्पेस हमारे पास ना हो, तो गर्मी होना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इंक्रीज़ होगा। तो अब हम यहाँ भी यही करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें, आपने स्टोव ऑन किया, चूल्हे पे जो है वो तवा रखा और ऊपर बर्फ़ रख दी, ठीक है ना, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कैसे रोकेंगे, हम जब हीट एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड करेंगे तो इसका लॉक ख़त्म कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ये वॉल्यूम में था, ठीक है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन को अपवर्ड मूव करेंगे ऊपर, तो एनर्जी यहाँ से आएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा, तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने कहा कमरे की दीवार अगर आप खोलते जाएं तो एनर्जी आती जाएगी, ये ऊपर आता जाएगा। तो जो एनर्जी अंदर आ रही होगी, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो है वो एनर्जी जो है वो आती भी जाएगी, और पिस्टन ऊपर होगा तो स्पेस ज़्यादा हो रहा होगा, तो इंटरनल एनर्जी जो है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए आपको ये बच्चों वाली मिसाल दे दी कि आते जाएं और जगह स्पेस ज़्यादा होती जाए तो इशू नहीं होता। लेकिन वो घर में तकरीब सालगिरह हो रही है और बहुत सारे लोग भर जाएं और गर्मियों के दिन हो, तो एक हब्स का माहौल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो मेरे पास डेल यू क्या हो गया, 0। डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे, ये सारी कहानी सुना के लिखेंगे, इसमें डेरिवेशन नहीं है, कि डेल यू हमारे पास हो गया 0। जब डेल यू 0 हो गया, तो एज वी नो दैट कि डेल क्यू बराबर है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू हो गया 0, यहाँ पुट कर देंगे 0 प्लस डेल डब्ल्यू, 0 गायब हो जाएगा, क्या बचा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इट्स मीन दैट कि जितना हमारे पास एनर्जी आएगी उतना वर्क परफॉर्म हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है भाई। अब लास्ट हमारा है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी ना तो आएगी ना एनर्जी जाएगी, नाइदर एंटर नॉर लीव फ्रॉम द सिस्टम। अब अगर एनर्जी हमारे पास ना तो आ रही है ना जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, और ये हमने इंसुलेटर है, इंसुलेटर ना तो हीट देता है और ना इससे नीचे ना शिफ्ट हो जाती है। तो जब ये आ ही नहीं रही और जा ही नहीं रही, तो हमारे पास जब हमने खुद ही कह दिया है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी नहीं है भाई, तो नहीं है भाई, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेल की हो गया 0। काम हो गया आसान, आगे समझ गए होंगे क्या करना है, 0 कर दिया, हमारा काम ख़त्म। एज डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये रख देंगे 0। तो डेल यू, ये कैसे यू हो गया, यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये भी इक्वेशन बना सकती हैं आप, या वर्क को यहाँ पर ले आएँ, तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, या दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन, या दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसके 4 एप्लीकेशंस हो गई इसकी, ठीक है ना। और वर्डिंग जैसे मैंने आपको बोली, आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, या बाकी नोट्स में जैसे आपके पास मौजूद हो उस तरह लिखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।